नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर चंगेज खान ने कभी इंडिया पर आक्रमण क्यों नहीं किया। जबकि इंडिया जो था उस समय पूरी दुनिया का सबसे वेल्दी स्टेट था, तो लॉजिकली तो चंगेज खान के पास सबसे बड़ी आर्मी थी, सबसे स्ट्रांग रूलर था चंगेज खान। उसको आकर के इंडिया पर आक्रमण करके इंडिया को इन्वेड करके उसका सारा सोना लूट लेना चाहिए था, जो कि बाकी लोगों ने किया, जो कि उस चंगेज खान से बहुत कमजोर थे। लेकिन चंगेज खान क्यों नहीं आया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा और बहुत लोगों ने इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बोला था कमेंट बॉक्स में, इसलिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो अगेन ये एक एनालिसिस बेस्ड वीडियो होने वाली है और ये सारे सवाल जो आपने मुझसे पूछे हैं, इन सब का सवालों का जवाब जो है आपको इस वीडियो के अंदर में मिल जाएगा। सवाल क्या-क्या है? सवाल ये है कि आखिर चंगेज खान के पास इतनी बड़ी आर्मी थी, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था वो समय पर, अपने समय पर, तो वो इंडिया की दहलीज पर पहुंचा था इंडस रिवर तक, तो उसने कब्जा क्यों नहीं किया इंडिया पर? या इंडिया में एंटर क्यों नहीं किया? क्या वो डर गया इंडिया के सुल्तान से? क्या वो इंडिया से डर गया? कुछ थ्योरी ये कहती है कि उस इंडिया का जो टेम्परेचर था बहुत गर्मी वाला टेम्परेचर था, इसलिए वहां पर नहीं गया, और मंगोलिया वाला टेम्परेचर जो है वो कोल्ड साइड का टेम्परेचर है, इसलिए वो नहीं घुसा। बहुत लोग कहते हैं कि नदी नहीं पार कर पाया इसलिए नहीं घुस पाया। ये सारी थ्योरीज को आज हम एक-एक करके एनालाइज करेंगे और कुछ रीजंस उसमें से निकालेंगे कि ये 3-4 रीजंस हैं इसकी वजह से चंगेज खान जो है वो इंडिया में नहीं घुस पाया। और बहुत सिंपल रीजंस हैं और बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम बचपन से लेकर के चंगेज खान के और जवानी तक के उसके सारे कॉन्क्वेस्ट, उसके सारे इन्वेजन्स को समझेंगे, तो आप साइकी समझ पाओगे चंगेज खान की कि वो आखिर आक्रमण करता ही क्यों था? वो सबसे बड़ा रूलर बनना ही क्यों चाहता था? उसने इतने सारे आक्रमण किए क्यों? और उसके बाद उसके बेटों ने आक्रमण क्यों किए? मंगोल्स ऐसे क्यों थे? ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर में एक साथ में मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत शॉर्ट और क्रिस्प होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है DISF टीम की तरफ से दैट हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। और ये जो व्हाट्सएप चैनल है हमारा, इस पे इसकी लिंक जो है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस लिंक पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये फॉलो वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर लेना, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लोगे और बेल का आइकॉन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। तो जो भी रेगुलर अपडेट्स इस चैनल पर आएंगे वीडियोस के, वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। प्लस इसके साथ साथ हम इस चैनल पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी पोस्ट किया करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और जिसको आप आपकी प्रिपरेशन में उस पीडीएफ से काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो ये चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो चंगेज खान की हम हिस्ट्री में जाने से पहले समझते हैं सिचुएशन क्या थी। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, सवाल उठता क्यों है कि वो इंडिया में घुसा क्यों नहीं। देखो क्या हुआ था 1221 में। चंगेज खान ने ख्वारज़मियन एम्पायर जो आपको दिख रहा है, जो कि प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा है, तो उज्बेकिस्तान वाला जो हिस्सा था उसको कहते थे उस समय ख्वारज़मियन एम्पायर। ख्वारज़मियन एम्पायर के सुल्तान जो हुआ करते थे उनका नाम था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जो थे, उन पर अटैक किया चंगेज खान ने और वहां पर बिल्कुल तबाही मचा के रख दी। कई सारे जो शहर थे, जैसे निशापुर का शहर था, ठीक है, कई सारे शहर थे वहां पर, पूरे ख्वारज़मियन एम्पायर के अंदर में सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पर जब उसने अटैक किया, सब पूरा तबाही मचा दी, तो ख्वारज़मियन एम्पायर के जो सुल्तान थे जलालुद्दीन, उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को लेकर के वहां से जान बचा करके वो भागे। अब वो भागे और कहां पर आए? वो भाग करके आए जो आज प्रेजेंट डे में आप पाकिस्तान वाला इस्लामाबाद वाला एरिया देखते हो, इंडस रिवर के उधर, ठीक है, वहां पर वो पहुंच गए। तो उन्होंने जब यहाँ पर पहुंचे तो उस समय ये पूरा इंडिया के अंदर आता था, पूरा पाकिस्तान वाला रीजन। और इंडिया में उस समय दिल्ली पर कौन राज कर रहा था? दिल्ली के सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था दिल्ली का सुल्तान, ठीक। बाकी अलग अलग एम्पायर पैरेलली चल रहे थे इंडिया के अंदर में, जैसे साउथ इंडिया में अलग एम्पायर और ये सब रीजन में अलग एम्पायर थे। तो दिल्ली में उस समय सुल्तान इल्तुतमिश था और ये जो पूरा पाकिस्तान वाला एरिया ये भी इल्तुतमिश के अंडर में था। तो ऑफिशियली इंडिया में जलालुद्दीन घुस जाता है। अब अगर आप इनकी एंसेस्ट्री देखोगे, जलालुद्दीन इंडिया ही भाग करके क्यों आया, उधर क्यों नहीं चला गया ईरान वीरान वाले साइड? तो इसको समझने के लिए आप समझो कि इल्तुतमिश जो था ना, वो बेसिकली इनकी एंसेस्ट्री क्या थी? मामलुक थे ये लोग, ठीक। और अगर आप जलालुद्दीन की एंसेस्ट्री देखोगे तो उसकी एंसेस्ट्री भी मामलुक से जुड़ी हुई है। तो उसको ऐसा लगता था कि क्योंकि ये मामलुक ही है इल्तुतमिश भी, तो जब वो भाग करके आएगा तो ये उसको असाइलम दे देंगे, यानी कि उसको सपोर्ट करेंगे, उसको बचा करके रख लेंगे और चंगेज खान से बच जाएगा वो और उसकी सेना। और बाद में जाकर के वो फिर से अपनी सेना बिल्ड करेगा, हेल्प करेंगे ये, और फिर जाकर के वो कब्जा कर लेगा, हरा देगा मंगोल्स को। ऐसा उसका सोचना था, इसलिए वो भाग करके आ गया था। और छुपा कहाँ था वो जब आया था यहाँ पर? तो छुपा उसने बहुत अच्छी पोजीशन ली थी। ये बीच से बिल्कुल इंडस रिवर आपको दिख रही है, गुजर रही है यहाँ पर, और दोनों साइड में पहाड़ियां हैं। तो वो यहाँ छुपा था, उसको लगा कि बिल्कुल यहाँ पर तो चंगेज खान आएगा नहीं। लेकिन चंगेज खान ने अपनी पूरी सेना के साथ, चंगेज खान क्यों छोड़ेगा किसी को, वो तो इतना ब्रूटल आदमी था, तो वो अपनी पूरी सेना के साथ आया और यहाँ पर जलालुद्दीन के साथ उसने लड़ाई लड़ाई क्या की, मतलब वन साइडेड विक्ट्री, पूरा मतलब स्लॉटर कर दिया उसके सैनिकों को, पूरा हालत खराब कर दी उनकी। तो जलालुद्दीन ने उसमें अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, अकेले बचा था तो उसने इंडस नदी को क्रॉस कर लिया जलालुद्दीन ने अपनी जान बचाने के लिए, और इंडिया में भाग गया। लेकिन चंगेज खान, जिसके पास दुनिया की इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी, जो कि खुद इतना स्ट्रॉन्ग रूलर था, वो इंडिया में नहीं घुसता है। वो वहां से वापस हो जाता है चंगेज खान, और उसने जलालुद्दीन को छोड़ दिया जिंदा। जबकि चंगेज खान के बिल्कुल बिहेवियर बिहेवियर देखोगे चंगेज खान का, तो उसके बिल्कुल विपरीत थी ये चीज। चंगेज खान ने किसी अपने दुश्मन को छोड़ दिया जिंदा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा हुआ क्यों? जबकि इंडिया तो उसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ थी पूरी दुनिया की, तो चंगेज खान तो चाहता, और उसके पास तो और मोटिवेशंस होते कि वो घुस के जाए और इंडिया में सारा वेल्थ लूट ले। जलालुद्दीन तो मिल ही जाएगा, उसको तो मारे ही मारे, दिल्ली के सुल्तान को ही मारे और सब कुछ लूट ले कुछ। और आप सच में मानो अगर, तो दिल्ली की सेना अगर चंगेज खान से अगर अगर लड़ लेती, तो एक आदमी नहीं बचता।
एक आदमी नहीं बचता। इतना स्ट्रांग था चंगेज खान, जिसने पूरे एशिया पर कब्जा कर लिया था। उसके लिए कुछ भी नहीं था दिल्ली सल्तनत को हराना उस समय, और कमजोर थी दिल्ली सल्तनत उस समय। बहुत कमजोर थी चंगेज खान के सामने, कुछ नहीं कर पाते ये लोग अगर घुस जाता तो। लेकिन उसका माथा फिर गया, वो वापस हो गया। अब माथा क्यों फिरा? ऐसे ही तो कुछ सपने आते नहीं है, कुछ थ्योरीज हैं इसके पीछे, कुछ फिलॉसफीज हैं इसके पीछे। अब देखो चंगेज खान के बारे में जो लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है, हमें कैसे पता लगता है चंगेज खान के बारे में। मंगोल्स का छोड़ दो, चंगेज खान का आप सिर्फ सोचो तो चंगेज खान के कोई अपना अकाउंट तो है नहीं, उसके पास कोई अपने राइटर्स तो थे नहीं जो उसने लिखवाए। तो हमें चंगेज खान की हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है? मंगोलियन हिस्ट्री जो लिखी हुई है बहुत पुरानी, उससे थोड़ा बहुत पता चल जाता है। और उसके अलावा जिसको जिसको उसने कैप्चर किया, जो उसके दुश्मन थे, एनिमीज थे, उन्होंने जब उसके बारे में लिखा, तो उससे हमें पता चलता है। तो अब जब एनिमी आपके बारे में लिखेगा तो वो क्या लिखेगा? ऑब्वियसली सारे नेगेटिव पॉइंट्स लिखेगा। एंड ट्रस्ट मी, चंगेज खान इज द मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड पर्सनैलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। अब अगर आप चंगेज खान को समझने की कोशिश करो तो लेट्स पिक कि उसकी मोटिवेशंस क्या थे, वो क्यों कब्जा करता था अपनी इतनी सारी टेरिटरीज पे। क्या उसका अलेक्जेंडर द ग्रेट वाला दिमाग था, या नेपोलियन बोनापार्ट वाला दिमाग था? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के अकाउंट्स हैं, उसमें आप देखोगे कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी उसकी, वो चाहता था एक्सपेंशन करना, इसलिए वो करता था आक्रमण लोगों पर। तो चंगेज खान के साथ भी क्या सेम चीज थी? तो उसको समझते हैं, उसके मोटिवेशंस को समझते हैं पहले। और मोटिवेशन को समझने से पहले हमें उसका बचपन देखना पड़ेगा। अब देखो चंगेज खान जब पैदा हुआ तो वो एक ट्राइब में पैदा हुआ जो कि मंगोलिया की ट्राइब थी। मंगोलिया कैसा है? मंगोलिया की सिचुएशन को अगर आप समझोगे तो मंगोलिया बेसिकली क्या है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं मंगोलिया में, ठीक है, छोटी छोटी। और इन ट्राइब्स ने हमेशा आपस में लड़ाई करी है। तो उन्हीं में से एक ट्राइब में पैदा हुआ था चंगेज खान। और चंगेज खान के जो फादर थे वो बहुत वेल्दी थे, काफी वेल्दी थे। अब सवाल ये उठता है कि मंगोलिया की जो ट्राइब्स थी छोटी छोटी, आपस में लड़ती क्यों थी? तो सिंपल सा जो अकाउंट में पाया जाता है वो ये था कि साउथ में जो चाइना का एम्पायर था, चाइना में दो एम्पायर हुआ करते थे उस समय। देखो, एक एम्पायर हुआ करता था वेस्टर्न जिया एम्पायर, और दूसरा एम्पायर हुआ करता था जिन एम्पायर, चाइना के अंदर में। ये वेस्टर्न जिया एम्पायर और जिन एम्पायर की मोटिवेशंस की वजह से ये लोग लड़ाई करवाते थे। ये लोग लड़ाई को प्लांट करते थे मंगोलियन ट्राइब्स के अंदर में, ताकि ये मंगोलिया ट्राइब कभी एक साथ एकजुट ना हो पाए और चाइना की तरफ ना आ पाए। तो इसलिए मंगोलियन ट्राइब्स हमेशा लड़ाई किया करती थी। तो ये जो एम्पायर्स थे, वेस्टर्न जिया और जिन एम्पायर, इन्होंने हमेशा क्या किया, मंगोलिया की ट्राइब से पैसा भी लेते थे, कंपेंसेशन भी लेते थे, इसलिए सिर्फ कि मंगोलिया पे हम कब्जा नहीं करेंगे कभी। और इसलिए मंगोलियन ट्राइब्स आपस में इनको पैसा तो देती ही थी सारी, और आपस में लड़ती रहती थी अपने अपने रूल के लिए। और इसी तरीके से पूरा मंगोलिया चलता था। तो ये लोग एक तो बहुत हार्श थे मंगोलियंस, दूसरा इनका क्लाइमेट बहुत हार्श था, और एक तीसरी चीज की जिंदगी भर इन्होंने सिर्फ लड़ाइयां लड़ी, कभी एकजुट होकर नहीं आ पाए एक आर्मी की तरह सामने किसी के, तो इसीलिए काफी वीक थे। अब बात ये होती है कि जब किसी ने कोशिश करी पूरे मंगोलिया को एक स्टेट बनाने की, सारी ट्राइब्स को एक साथ लेकर के एक आर्मी की तरह लड़ने की, तो उसको क्या किया गया था? उसको जला दिया गया था। वेस्टर्न जिया एम्पायर ने उसको कैप्चर कर लिया था, उस पर्सन को, क्योंकि इनको पैसा मिलना बंद हो जाता, तो सब एक हो जाते तो और अटैक कर देते चाइना के ऊपर। इसलिए उस पर्सन को पकड़ लिया और उसको कॉन्फिस्केट कर दिया, और उसको बाद में जला दिया गया जिंदा, उस पर्सन को। अब यहां से चंगेज खान का इसके बाद जन्म होता है। अब जब जन्म होता है तो चंगेज खान का जन्म बड़ा हार्श था, बड़ा मुश्किल था। चंगेज खान के फादर के पास पैसा बहुत था, लेकिन क्योंकि वो उस पर्सन के साथ जुड़े हुए थे जो पूरा कन्फेडरेशन बनाना चाहता था सारी मंगोलियन ट्राइब्स का, इसलिए उनके फादर को आउटकास्ट कर देता है वेस्टर्न जिया एम्पायर। आउटकास्ट करता है चंगेज खान के फादर को, बहुत ठंडी जगह पर भेज दिया जाता है और वो मर जाते हैं। वहां पर वो मर जाते हैं, लेकिन चंगेज खान और उनकी फैमिली जो है किसी तरीके से वहां पर अपना बचती है, जिंदा बच जाती है। तो चंगेज खान बहुत मुश्किलों से पला बड़ा। उसको एक चीज यहां पर समझ में आई कि सिर्फ पैसा होने से आप पावरफुल नहीं हो जाते हो, मतलब पैसे से पावरफुल नहीं हो सकते हो। पावर है आपके पास तो आप पैसा जरूर कमा सकते हो। तो चंगेज खान का मोटिवेशन कभी भी पैसा तो था ही नहीं। एक रीजन तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो इंडिया में क्यों नहीं गया, क्योंकि उसकी मोटिवेशन कभी भी वेल्थ नहीं थी, उसकी मोटिवेशन हमेशा से पावर रही है। अब अब अगर आप समझोगे चंगेज खान के बारे में, तो वेस्टर्न जिया एम्पायर और जिन एम्पायर, सबसे पहले उसने चाइना पर अटैक किया था। चाइना पर अटैक करने का उसका मोटिवेशन क्या था? चाइना पर अटैक करने का उसका मोटिवेशन ये था कि वेस्टर्न जिया एम्पायर, जिसने हमेशा से लड़ाइयां करवाई मंगोल्स ट्राइब्स के बीच में, और इसी वजह से इनके फादर मारे गए। अब ये सबसे बड़ा उसका मोटिवेशन था चाइना पर अटैक करने का, और इसीलिए उसने चाइना पर अटैक किया। सबसे पहले वेस्टर्न जिया एम्पायर पर में अंदर घुसा। वहां पर अंदर घुसने के बाद उसने क्या किया? उसने वेस्टर्न जिया एम्पायर का जो उस समय सुल्तान थे उनको क्या कहा कि आप जो है हमारे अंडर आ जाओ, हमारे अम्ब्रेला के अंडर रूल करो, और जब भी हमें फोर्स की जरूरत होगी आप फोर्स भेजो, ये सारी चीजें। वो मान गए। ठीक है, ये चीज है, ये कहानी है 1215 की। उसके बाद वो बड़ा जिन एम्पायर की तरफ, जिन एम्पायर में जब गया तो जिन एम्पायर को बुरी तरीके से उसने हराया, और उसको भी अपना अपने अम्ब्रेला के अंडर रूल करने को कहा। ठीक है, उसने दोनों को मारा नहीं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। अब यहां तो आप समझ गए जिन डायनेस्टी और वेस्टर्न जिया पर उसने क्यों हमला किया और क्यों उनको कब्जा किया। अब अगली हम नाम सुनते हैं खाराकिताई एम्पायर के बारे में। खाराकिताई एम्पायर जो कि प्रेजेंट डे सेंट्रल एशिया का पार्ट था। सेंट्रल एशिया में काराकिताई जो एम्पायर था, उस पर अटैक करने का उसका मोटिवेशन ये था कि जो सन इन लॉ था चंगेज खान का, उसको काराकिताई एम्पायर ने मार दिया था, जो उसके सुल्तान थे उसने मार दिया था, और इसीलिए उसका मोटिवेशन ये था। तो चंगेज खान घुस गया काराकिताई एम्पायर में और वहां के खान को उसने मार दिया, लेकिन वहां की पॉपुलेशन को कभी नहीं मारा। वहां की पॉपुलेशन ने क्योंकि उसके खिलाफ कभी लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए उसने नहीं मारा, उसकी पॉपुलेशन को जिंदा छोड़ दिया। अब दूसरी
अब दूसरा सवाल ये होता है कि यहाँ पर उसने दुश्मनी के लिए मारा। अब इसके आगे वो बढ़ता है ख्वारिज़मियन एम्पायर पे। ख्वारिज़मियन एम्पायर पर क्यों अटैक किया, इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था? हमें तो सिर्फ इतना पता है कि उसने अटैक किया, निशापुर, समरकंद जैसे कई सारे शहरों को बर्बाद कर दिया। लेकिन क्यों किया अटैक ख्वारिज़मियन एम्पायर पे? इसका सवाल जब आप पूछोगे, तो ये फिर से आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब यहाँ पर काराकिताई एम्पायर में पहुंचा था चंगेज़ खान, उसने 500 अपने डेलीगेट्स भेजे थे यहाँ ख्वारिज़मियन एम्पायर में ट्रेड के लिए, कि ट्रेड सेटअप करके आओ ये ख्वारिज़मियन एम्पायर से, ताकि ये आपस में हम लोग हमेशा ट्रेड करते रहें, यहाँ से पूरा जो टेरिटरी है आपस में ट्रेड करती रहे एक-दूसरे से। तो 500 लोग जो भेजे थे, मंगोल्स जो भेजे थे 500 यहाँ पर ख्वारिज़मियन एम्पायर के अंदर में, उस समय जो सुल्तान थे, जो जलालुद्दीन का नाम बताया ना मैंने, जलालुद्दीन के जो फादर थे, ठीक है? उन्होंने क्या किया था, ये 500 मंगोल्स को वहाँ पर मार दिया, बहुत बुरी तरीके से मैसेकर करा दिया उनका, सर कटवा दिया उनके। फिर भी चंगेज़ खान ने 3 डिप्लोमैट्स भेजे ख्वारिज़मियन एम्पायर के अंदर में, फिर भी रिलेशन को ठीक करने के लिए। तीनों डिप्लोमैट्स में से 1 डिप्लोमैट को बीहेड करवा दिया था वहाँ के जो सुल्तान के फादर थे उन्होंने, और 2 को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया। सिंपल मोटिवेशन है, जब इतना ह्यूमिलिएट आपने कर दिया चंगेज़ खान के डिप्लोमैट्स को, तो क्या होना है? तो वही हुआ वहाँ पर। चंगेज़ खान ने अपनी पूरी आर्मी के साथ आकर के ख्वारिज़मियन एम्पायर पर कब्ज़ा किया और बर्बाद कर दिया उनको। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ समझ रहे होंगे कि जितने भी एम्पायर्स पे जहाँ-जहाँ पर भी चंगेज़ खान ने कब्ज़ा किया या जहाँ-जहाँ पर भी उसने अटैक किया, उसके पीछे उसके कुछ मोटिवेशंस थे, कुछ दुश्मनी थी, ठीक है? रिटेलिएशन था, वो कभी पहला स्टेप नहीं लेता था अटैक करने का, वो हमेशा उसने रिटेलिएट किया है। रिटेलिएट क्यों किया है? क्योंकि इन लोगों ने कहीं न कहीं से उसको नाराज़ कर दिया, इसी वजह से उसने हमेशा रिटेलिएशन की पॉलिसी रखी है। तो एक तो रीज़न निकल कर के आ गया सामने कि इंडियन एम्पायर से उसको कोई दुश्मनी नहीं थी उस समय। इल्तुतमिश जो थे उस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, ही वाज़ वेरी स्मार्ट, इसमें उनकी स्मार्टनेस भी कहेंगे कि जब इंडिया टेरिटरी में चंगेज़ खान घुस भी गया, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं करी उससे, और इसीलिए चंगेज़ खान वापस चला गया। एक रीज़न तो ये है कि उसकी जो पॉलिसी थी, वो रिटेलिएशन की थी और इंडिया से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। दूसरा रीज़न क्या था कि जो जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन को उसने ज़िंदा क्यों छोड़ दिया? जलालुद्दीन को ज़िंदा छोड़ने के पीछे का रीज़न ये था कि वो किसी काम का नहीं रह गया। उसकी सारी आर्मी को आपने मार लिया, उसके पूरे एम्पायर पर कब्ज़ा कर लिया। अकेला आदमी क्या करेगा? भाग गया वो इंडिया में, और इंडिया के सुल्तान ने उसको असाइलम नहीं दिया, मतलब रखा नहीं अपने पास, तो वहाँ से भी वो भागा। तो एक तरीके से चंगेज़ खान को समझ आ गया कि ये आदमी किसी काम का नहीं है, इसके पीछे क्यों हमें अपना टाइम खपाना। तो इसलिए उसने छोड़ दिया, तो दूसरा रीज़न तो ये है। तीसरा रीज़न जो था, वो ये था कि उस समय जो ये पूरा दौर है, ये पूरा वक़्त जो है, वो कौन-सा था? 1221 की बात कर रहा हूँ मैं। 1221 में वो गया था इंडस रिवर के पास। तो उस समय का अगर आप पूरा सिचुएशन समझो पॉलिटिकली, तो सिचुएशन बड़ी खराब चल रही थी चाइना के अंदर में। चाइना के अंदर में जो 2 एम्पायर्स को उसने कब्ज़ा किया था, यानी कि वेस्टर्न ज़िया एम्पायर और जिन एम्पायर। इनसे उसने फोर्सेस मँगाई, क्योंकि ये पास थे, तो इनसे फोर्सेस मँगाई कि फोर्स भेजो। इन्होंने मना कर दिया उसको फोर्स भेजने से। जिन डायनेस्टी ने भी मना कर दिया सेम। तो एक तरीके का सिविल वॉर चल रहा था यहाँ पर, रिबेलियन हो गया चंगेज़ खान के खिलाफ यहाँ पर चाइना के अंदर में। तो उसके पास कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं था इंडिया में घुसने का, जबकि उसके पास मोटिवेशन चाइना जाने का था। क्योंकि जो ऑलरेडी उसके अंदर थे एम्पायर के अंदर में, उन्होंने उसको डिफाई करना शुरू कर दिया था। तो अगर वो ज़्यादा टाइम लगाता, क्योंकि ख्वारिज़मियन एम्पायर में उसको कब्ज़ा करने में टाइम लगा था। ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर बिता चुका था, तो उसका कंट्रोल इधर से लूज़ हो रहा था। तो उसको ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं इंडस रिवर या इंडिया में घुसता हूँ और ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगाता हूँ, तो हो सकता है चाइना की पूरी जो टेरिटरी मैंने कब्ज़ा की इतनी मुश्किल से, वो मेरे हाथ से चली जाए। तो तीसरा चाइनीज़ रिबेलियन की वजह से वो वहाँ से वापस लौट जाता है और इन लोगों को फिर जाकर के हराता है। पूरा वेस्टर्न ज़िया एम्पायर को तो बर्बाद कर देता है और जिन डायनेस्टी के पास पहुँचता है, लेकिन 1227 में उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी डेथ के बाद उसके बेटे, उसके पोते ये सब आते हैं। तो 1227 में वो जिन डायनेस्टी से लड़ने के समय मर गया था, और उसके बाद उनका बेटा आता ओगेदाई, उसने फिर जिन डायनेस्टी को हराया ओगेदाई ने, और पूरा कब्ज़ा कर लिया। तो तीसरा रीज़न ये था। अब सवाल ये आता है कि आखिर जब चंगेज़ खान की पॉलिसी हमेशा रिटेलिएशन वाली रही है, इसलिए वो इंडिया में नहीं घुसा, बहुत अच्छा था आप कह रहे हो तो उसके बेटों ने तो पूरी बगदाद तक कब्ज़ा किया है, उसके बेटे-पोतों ने, तो वो क्यों करते थे? तो देखो उसके ना कई सारे बेटे, उन बेटों के कई सारे बेटे, एक तो ना लीनिएज बहुत बड़ी थी उसकी। तो इस वजह से अगर उनके पास एम्पायर नहीं होगा, तो वो रूल कहाँ करेंगे? तो वो मोटिवेशन था उनके पास, और इसीलिए वो हर जगह पर उसने एक-एक जगह पर अपनी सेना भेजी है। लेकिन देखो जहाँ पर भी ये लोग गए, इन्होंने कभी भी वहाँ के कल्चर को या रिलिजन को खराब नहीं, इन्होंने सिर्फ रिटेलिएशन के बेसिस पर लड़ाइयाँ की। तो बहुत सारे लोग अब इसमें गुस्सा हो जाएँगे कि नहीं, दिल्ली सल्तनत बहुत स्ट्रॉन्ग था और इसलिए चंगेज़ खान डर गया और ये हो गया। तो देखो भाई, चंगेज़ खान ने जब ख्वारिज़मियन एम्पायर को पूरी तरीके से पीट दिया, तो इंडिया का जो दिल्ली सल्तनत था, ऑलरेडी वहाँ पर इल्तुतमिश के टाइम पे आपको पता है कि रिबेलियंस चल रहे थे इंडिया के अंदर में, और अलग-अलग एम्पायर थे इंडिया में, सिर्फ एक दिल्ली सल्तनत नहीं था। इल्तुतमिश के अंदर में तो सिर्फ दिल्ली सल्तनत था, लेकिन आप साउथ इंडिया की क्या बात करोगे? वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स थे ऑलरेडी। तो इंडिया में एक तो एकता नहीं थी, कोई एक एम्पायर नहीं था कि इल्तुतमिश अकेले हरा देता चंगेज़ खान को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फैक्ट्स हैं, और यहाँ पर मैं फैक्ट के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। इसको आप ऑफेंड मत होना इस चीज़ से, लेकिन चंगेज़ खान बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर वो इंडिया में घुस जाता, तो वो कब्ज़ा कर लेता इंडिया पर, और उसको कोई नहीं रोक पाता उस समय पर, क्योंकि उस समय इंडिया में ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग रूलर थे नहीं, जो कि उससे बराबरी पर लड़ पाते। तो ये 3-4 रीज़न्स की वजह से चंगेज़ खान ने कभी इंडिया पर अटैक नहीं किया, एंड आई होप, और अच्छा ही हुआ कि उसने अटैक नहीं किया। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी, सारे रीज़न्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।